हाय एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनाब पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ चैलेंजेस जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स या पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर्स की बैकवर्डनेस कि अभी तक पाकिस्तान का एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो क्यों नहीं किया। प्रॉब्लम्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर और साथ में उसका सॉल्यूशन भी बताया हुआ है, ठीक है ना। तो हम ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट अहम जो प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं या बैकवर्डनेस है, वो मैंने जो है वो इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिपेयर की है ताकि आपको मैं बता सकूं उसके बारे में। तो इसमें काफ़ी हद तक ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉमन है और ये काफ़ी सालों सालों से जो है वो चली आ रही हैं चीज़ें। तो उसको मैंने डिस्कस किया है। आइए चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान में, सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला पानी का है, क्योंकि एग्रीकल्चर आपको पता है कि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे अहम किरदार पानी का होता है कि आपको पानी और पानी की अशद ज़रूरत होती है आपको फ्रूट उगाने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, वेजिटेबल उगाने के लिए। तो पानी एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़रूरी है और पाकिस्तान में का पानी की काफ़ी हद तक जो है वो कमी पाई गई है। और आप अगर पाकिस्तान के रेज़िडेंट हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, तो बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ भी होंगे, ठीक है। कि पाकिस्तान में पानी के बहुत अशद मसले मसाइल हैं और अभी नियरेस्ट टाइम पहले ही जो है वो कुछ डैम के लिए फ़ंड भी इकट्ठा किया गया था, ठीक है, ताकि ये है कि पानी को जो है वो सेव किया जा सके। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है कि पानी जो है वो सही तरीके से जो है वो सप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है ना। चलिए सॉल्यूशंस के बारे में जो है वो हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है, ठीक है। तो द होल एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज डिपेंडेंट on वाटर रिसोर्सेज एंड ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड इंक्रीज इन drought conditions in many cultivated areas of Pakistan. This deficiency of water brings shortage of food that is expected to be around 72 million tons by 2025, which is an alarming situation for the people of Pakistan. अ, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी की काफ़ी कमी है, हमारे पास जितना भी लैंड है, हम उसको सही तरीके से कवर नहीं कर पा रहे हैं। खुश्क साली हमारे मुल्क में जो है वो काफ़ी फैलती जा रही है, क्योंकि हमारे मुल्क में पानी के रिसोर्सेज़ जो हैं वो उस तरह से मौजूद नहीं जिस तरीके से होने चाहिए। जिसकी वजह से हम जो है वो जो हमारा अनकल्टिवेटेड एरिया है, वहाँ पर हम काश्तकारी नहीं कर सकते। हमारे पास 2 काफ़ी बड़ा एरिया है पाकिस्तान के अंदर जो कि इस वक़्त भी जो है वो अनकल्टिवेटेड है। वहाँ पे काश्तकारी नहीं कर सकते हम बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ वाटर। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो है वो बर्थ रेट पाकिस्तान का बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरीके से फूड के रिसोर्सेज़ नहीं बढ़ पा रहे पाकिस्तान के अंदर। और जैसे कि आप देख सकते हैं एक सर्वे के मुताबिक जो है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि 2025 तक जो है वो फूड की शॉर्टेज 72 मिलियन टन्स तक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि जाएगी। तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी आबादी ज़्यादातर गाँव देहात में रहने वाले हैं, जहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है हमारी, जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का बहुत ही अहम जो है वो कंट्रीब्यूशन है। पाकिस्तान बेसिकली है ही एग्रीकल्चरल कंट्री, तो उसके लिहाज से पाकिस्तान को जितनी ज़्यादा हो सके काश्तकारी करनी चाहिए है। और इस काश्तकारी को करने के लिए जो हमारे पास सॉल्यूशंस है कि किस तरीके से हम इस पानी के रिसोर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, वो बेसिकली ये है कि जनाब एक तो डैम जो है वो तामीर करने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर काफ़ी बहुत लो डैम है। अगर हम इंडिया की बात करें तो सैकड़ों की तादाद में इंडिया के पास डैम है, जबकि हमारे पास चंद शायद तकरीबन लगभग 60 और 70 के लगभग हमारे पास जो है वो डैम है। जबकि इंडिया के अंदर काफ़ी सैकड़ों तादाद में डैम हैं, चाइना के अंदर और ज़्यादा तादाद में डैम्स हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें, ये सब जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ है, तो उस लिहाज से हमारे पास डैम की बहुत अशद कमी है जो कि हमको पूरी करनी है। और बेसिकली गवर्नमेंट को इस लिहाज से ये चाहिए कि डैम की कंस्ट्रक्शन जो अभी चल रही हैं उनको तेज़ करें, ताकि ये है कि पानी के ज़खायर जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हों। और उसके बाद जो एक बहुत ही अहम चीज़ ये है कि मैनेजमेंट, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है ना पाकिस्तान का, उसको रीप्लान होना चाहिए, क्योंकि आप आप जो है वो उस डायरेक्शन में पानी नहीं दे पा रहे जिस डायरेक्शन में आपको देना चाहिए। जैसे कि सिंध का एरिया है या पंजाब का एरिया है, जहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो आपको उस हिसाब से जो है वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन करनी चाहिए। अगर खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा
किसी चीज़ के लिहाज से वाटर की ज़रूरत है, तो आपको उस हिसाब से जो है वो उसको देखना चाहिए, या आपको देखना चाहिए कि कौन से महीने के अंदर ज़्यादा पानी की ज़रूरत किस सूबे के अंदर होती है। जैसे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर फसल की जो है वो जब फसल उगाने का टाइम होता है, कुछ 3-4 महीने का पीरियड होता है, तो उस टाइम पे आपने उस पर्टिकुलर प्रोविंस को ज़्यादा पानी देना है। तो इस हिसाब से अगर आप पानी की मैनेजमेंट करेंगे तो एक काफ़ी हद तक जो है वो हमारा एग्रीकल्चर का पानी का जो मसला है वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा मसला अगर हम बात करें तो वो है जनाब पावर शॉर्टेज का। सबसे बड़ा मसला हर एक जो हमारा सेक्टर है पाकिस्तान के अंदर वो इससे मुतासिर है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी शॉर्टेज पाई जाती है। दो कि काफ़ी हद तक जो है वो इस पे काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियल एरियाज़ बहुत सारे ऐसे हैं या हमारे गाँव देहात ऐसे हैं जहाँ पर पावर की शॉर्टेज है। बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ पे बिजली ही नहीं है, ठीक है? तो इसकी कमी को पूरा करना चाहिए। देखिए आप जैसे कि इसमें लिखा है कि पावर शॉर्टेज इज़ अनदर बिगेस्ट प्रॉब्लम फेस्ड बाय वेरियस सेक्टर्स ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर सेक्टर। Lack of electricity brings a shortfall of water coming from tube wells in Pakistan. More than 10,75,073 tube wells irrigated the land, and due to electricity shortfall, these tube wells fail to work in an optimum manner. ठीक है, तो सबसे बड़ा मसला यही है कि भाई बिजली नहीं है, जिसकी वजह से जो ट्यूब वेल्स हैं वो काम नहीं कर पाती और पानी जो है वो आगे तक नहीं जा पाता जहाँ तक जाना चाहिए। तो एक सबसे बड़ा मसला है। और मज़ीद ये भी है कि जो पावर शॉर्टेज है वो अब बीइंग अ न्यूक्लियर कंट्री पाकिस्तान, पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि सोलर एनर्जी से तो हम बिजली पैदा कर ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी सोलर पैनल्स की जो है वो इंट्रोड्यूस है, तो इस वक्त तक भी जो है, हालांकि इसको आए हुए भी काफ़ी 4-5 साल हो गए, लेकिन इस वक्त भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और हर किसी के बस की बात नहीं है इसको लगाना। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, ठीक है ना? स्टेट है वर्ल्ड के अंदर, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट है न्यूक्लियर का इन द वर्ल्ड। तो उसके पास कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर से जो है वो बिजली पैदा कर सकता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए तो इस चीज़ पे भी जो है वो थोड़ा तवज्जो दें और इस बिजली के मसले को थोड़ा हल करें। तीसरी चीज़ है जनाब ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। सबसे बड़ा प्रॉब्लम काफ़ी पुराना चलता हुआ आ रहा है, अभी तक ही जो है वो हम इसके ऊपर ही है कि हमारा जो मेथड है, जो हम फार्मिंग कर रहे हैं, हमारे फार्मर्स वगैरह, वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड के तहत करें। जबकि आजकल आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया या डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब वगैरह के अंदर भी अगर आप चीज़ें देखें तो किस कदर टेक्नोलॉजी आई हुई है। डिफरेंट डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप बड़ी बड़ी मशीनरीज जो हैं वो, जैसे कि किसी क्रॉप को ग्रो करना है उसके लिए अलग मशीनरी है, बड़े बड़े दरख्त को इकट्ठा उस ज़मीन से उठा करके दूसरी जगह पे ले जाने के लिए अलग मशीनरी है, खाद को फैलाने के लिए अलग मशीन है। तो काफ़ी तरह के जो है वो डिफरेंट मशीनरीज जो है वो यूटिलाइज हो रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक है एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान का, कि वो अभी तक ही ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग को ही करते रहे तो हम जो है वो उस तरीके से फूड नहीं ग्रो कर पाएंगे। हमारा अनकल्टिवेटेड लैंड है उसको कवर करने के लिए और हमारी जो एग्जिस्टेंस लेबर फोर्स है उसी को यूटिलाइज करने के लिए और मज़ीद बड़े इलाके के अंदर, मज़ीद जगह के अंदर, मज़ीद लैंड के अंदर जो अनकल्टिवेटेड है उसके लिए अगर हम अपनी इफ़िशेंटली अगर हम अपनी लेबर को यूज़ करें तो हमको जो है वो एक टेक्नोलॉजी की यूज़ है जो कि मशीनरीज वगैरह और ऑटोमेशन मशीनरी जो है वो हमारा ये काम पूरा कर सकती है, जिसको चलाने के लिए कम लेबर दरकार होती है। एंड अगर कोई किसान जो है वो एक दिन में जैसे कि कोई 100 चीज़ें ग्रो कर रहा है तो वो मशीनरी एक दिन में 100 की जगह 1000 करके देगी। तो उस मशीनरी को अगर हम यूज़ करें, यूटिलाइज़ करें तो डेफ़िनेटली हम अपने रिसोर्सेज़, हम अपनी क्रॉप्स, अपनी वेजिटेबल्स, अपने फ्रूट्स और जो भी हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं हमको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? और जो कंट्रीब्यूशन हमारा एग्रीकल्चर का जीडीपी के अंदर उसको भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो यही सॉल्यूशन है इसका कि भाई गवर्नमेंट जो है वो ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे जो है वो लोन वगैरह प्रोवाइड करे, ठीक है? बाकी ये है कि फार्मर्स को, और ताकि फार्मर जो है वो मशीनरीज वगैरह परचेज़ कर सकें। और एक और चीज़ ये है कि जो फार्मर गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो इंडिविजुअल फर्म्स हैं उनको भी जो है वो ये इंसेंटिव प्रोवाइड करे कि जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रही हैं, जो कि मशीनरीज़ को इन सब मशीनरीज़ के अंदर काम कर रही हैं बाहर से लाने में पाकिस्तान के अंदर, तो उनको भी थोड़े इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें ताकि
एक लोकल जो फार्मर है, अनएजुकेटेड फार्मर है, वो इस चीज़ को जो है वो लोकली जो है अवेल कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जनाब हाई प्राइसेस ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं एंड यूज़ ऑफ लो क्वालिटी इंसेक्टिसाइड्स। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जो हमारे पास जो खाद की जो बोरी होती है या डिफरेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, यूरिया होता है, इस तरीके से काफ़ी सारे हमारे पास होते हैं। इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं बिकॉज़ ऑफ दी गैस की जो सप्लाई है, उनको जो फर्टिलाइजर कंपनी है उनको गैस की सप्लाई मुतासिर, और जिस जगह पे गैस आ भी रही है तो काफ़ी महंगी कर दी है गैस, जिसकी वजह से फर्टिलाइज़र की जो कीमत है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, और किसान जो है वो बेसिकली वैसे ही उसको जो है वो पैसा कम मिलता है। जो मेन जो बेसिकली हमारे यहाँ पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर मैं बताऊँ आपको, तो जो किसान है हमारा वो बेचारा सारी मेहनत करता है, और जो एंड कंज्यूमर है, जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें 1 किलो चावल है, उसकी कीमत अगर किसान को 70 रुपए मिल रही है, तो वो जब एंड कंज्यूमर को मिल रही होती है तो वो 200 रुपए होती है। तो जो बीच का जो 70 और 200 के बीच में जो सारा मामला होता है वो मिडल मैन ले जाता है सारा, जो कि आपका होलसेलर होता है, वो सारा का सारा प्रॉफिट मार्जिन लेके जा रहा होता है। किसान मेहनत ज़्यादा करता है, उसको कमाई कम मिलती है, जबकि होलसेलर है वो वहाँ से उठाता है, कभी शॉर्ट कर देता है माल मार्केट से, कभी दूसरी चीज़ें करता है, और आखिर में जो है वो चीज़ महंगी करके 200 रुपये में बेच रहा होता है। बीच का जो डिफरेंस है वो मिडल मैन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ ले जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत भी बड़ा प्रॉब्लम ये भी आता है किसान को। एक तो उसको कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइज़र बहुत महंगा पड़ रहा है, वो खाद की बोरी ला रहा है, सब चीज़ कर रहा है, खरीद रहा है, उसको इतनी महंगी जो है वो ये मिल रही है, और साथ में उसको कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए भी जो है वो काफ़ी इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स वगैरह का यूज़ भी करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कॉस्ट बर्डन जो है वो उसके ऊपर आ जाता है। तो इसी वजह से जो है वो किसान जो है वो बेचारा इतनी मेहनत करता है, और आखिर में जो है उसको बहुत ही कम लो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो हासिल होता है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई जो बेसिक चीज़ें हैं, खाद वगैरह हो गई, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, इनकी कीमत तो एटलीस्ट कम करे, ताकि थोड़ा तो रिलीफ मिले किसान को, कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कमा सके, ताकि अपनी ज़िंदगी जो है वो सिक्योर कर सके, और थोड़ा पैसा उसके पास हो तो वो आगे दूसरी कल्टीवेटेड एरिया को भी जो है वो कवर कर सके, थोड़ी ज़मीन दूसरी भी खरीद सके, ताकि वहाँ पे और कल्टीवेशन करे। उसके बाद एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। ये एक काफ़ी प्रॉब्लम चला हुआ आ रहा है काफ़ी सदियों से पाकिस्तान के अंदर, एग्रीकल्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो। अगर हम एब्सेंस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान की 45% लैंड के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। बिकॉज़ कि पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स जो है वो उसकी जो है वो एब्सेंस है बेसिकली पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स जो हैं वो। अ, यानी कि इसके अंदर होता ये है कि एक फ्यूडलिज़्म होता है। फ्यूडलिज़्म मतलब कि एक आप कहते हैं ज़मींदारी निज़ाम होता है, जो कि जो गवर्नमेंट के कुछ ख़ास लोग होते हैं उन्हीं को जो है वो ये ज़मीनें मिल जाती हैं। जैसे कि वो जो भी गवर्नमेंट के बंदे होते हैं उनको जो है वो बड़ी-बड़ी जगह मिल जाती है, जो कि काफ़ी टाइम पहले से जो है वो जिनकी जो फैमिली बैकग्राउंड्स है, जिनके जो कि पॉलिटिकल वे में हैं, जो कि शुरू से ही जब से आपका मुल्क ईजाद हुआ है, आज़ाद हुआ है, तब से ही जो है वो बेसिकली होल्ड किया हुआ है उनके आबा व अजदाद ने, और उनकी नस्लें अभी तक चलती भी आ रही हैं। तो जो 2% आबादी है वो उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है पाकिस्तान के 45% लैंड एरिया के ऊपर। जिसकी वजह से जो है वो जब भी कोई गवर्नमेंट इंसेंटिव देती है एग्रीकल्चर को, तो वो इंसेंटिव जो है वो ये वाले 2% हाउस होल्ड जो है वो ले जाते हैं। इन्होंने जो है वो अपना कब्ज़ा किया होता है, इन्होंने अंडर किया होता है अपने जितने भी फार्मर्स वगैरह होते हैं उनको। उनको बढ़ने नहीं देते आगे, उनको पढ़ाई एजुकेशन करने नहीं देते, उनको अपने कंट्रोल में रखते हैं, ताकि ये है कि ये लोग जो हैं वो अब थोड़ी तरक्की करके हमारे हमारे हिसाब से हमको पावर ना दिखाएँ, हमारी पावर के हिसाब से हमारी पावर तक जो है वो ना पहुँच पाएँ। तो बेसिकली इन्होंने कब्ज़ा किया होता है। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला ये कि लैंड रिफॉर्म्स की एब्सेंस है, जिसकी वजह से ये काफ़ी सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और फ्यूडलिज़्म जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर पाकिस्तान में बहुत है। यानी कि चंद ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस हैं, उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ज़्यादातर हिस्से पे जो है वो कब्ज़ा किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से इन्हीं लोगों को इंसेंटिव मिलते हैं जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जबकि जो छोटा फार्मर है, जिसकी ज़मीन छोटी है, उसको कोई जो है वो इंसेंटिव नहीं मिल पाता। सॉल्यूशन ये है कि भाई इसका एक जो आप कहते हैं आज़ादाना निज़ाम होता है, आइदर वो पॉलिटिकली जो है वो
हो या जुडिशल हो, यानी कोई जज वगैरह या कोई पॉलिटिकल ऐसा हो जो कि मतलब कोई भी ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि इस चीज़ को समझे, ये कोई ऐसा हमारे पास जो हमारी कोर्ट्स वगैरह हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हमारी दूसरी कोर्ट्स हैं, वो कोई ऑर्डर ले, इस चीज़ पे फोकस करे और जो एब्सेंस है लैंड लैंड रिफॉर्म्स की उसको दूर करे और बेसिकली जो फ्यूडलिज्म का जो निज़ाम है जो हमारे कंट्री में चल रहा है उसको दूर करे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि छोटा फार्मर है उसको ऊपर लेकर आए ताकि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के लिहाज से तरक्की हो। जो आपका लैंडलेस जहाँ पे फारिग जो आपका कल्टीवेटेड एरिया है, छोटे फार्मर्स को दिया जाए ताकि वहाँ पे अपनी काश्तकारी कर सकें वो और वहाँ से जो है वो पैसा बना सके थोड़ा बहुत। ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छा होगा कि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो इंक्रीज़ होगा, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंक्रीज़ होगी, गवर्नमेंट को भी इसकी चीज़ का फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट भी जो है वो लैंड के लिहाज से जो भी उसके अंदर काम होगा, जो फार्मर्स के अंदर कमाई करेगा, उसका हिस्सा भी गवर्नमेंट को मिल पाएगा। तो ये चंद जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जो दरपेश है एग्रीकल्चर सेक्टर को, वो ये थे। साथ में उनके सॉल्यूशंस भी मैंने डाल दी हैं। अगर आप और कोई मज़ीद एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स आप समझते हैं कि हैं और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, दूसरों को भी बताना चाहते हैं और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं एज एन एक्टिविटी, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जो यूट्यूब पे हमारा चैनल है, जिस वीडियो के में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसके नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें वीडियो करके उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों की भी इल्म के अंदर इजाफा हो। और इससे होगा ये कि अगर 2 3 4 साल बाद भी ये वीडियो देखी जाएगी तो जो आप लोग बताते रहेंगे, बेसिकली जो नए-नए प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं आप बताते रहेंगे तो लोगों की मालूमात में भी जो इज़ाफ़ा होगा। आप कोई बंदा ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मैंने ये बात बोली थी कि यार आप लोगों की ज़िम्मेदारी है कि आप लोग जो है वो कमेंट कर देगा जब भी, जैसे कि फ़र्ज़ करें अभी 2021 चल रहा है तो अगर कोई वीडियो मेरी 2022 में देख रहा होगा तो वो अगर कमेंट करके नीचे शेयर कर देगा या टेक्स्ट बॉक्स में बता देगा कि ये प्रॉब्लम इस वक़्त चल रहा है और ये इसका सॉल्यूशन है। तो जो नया बंदा जो देख रहा होगा उस वक़्त के लिहाज से जिसको ज़रूरत होगी जानने की, तो वो आपके कमेंट को भी ज़रूर पढ़ेगा। तो आप इसके अंदर थोड़ा कंट्रीब्यूशन भी करें ताकि ये लोगों की नॉलेज के अंदर भी इज़ाफ़ा हो एंड मेक श्योर कि अगर आप बात कर रहे हैं तो ऑथेंटिक होनी चाहिए ताकि दूसरा बंदा भी जो है वो इस चीज़ से जो है वो बेनिफिट हासिल कर सके। तो जनाब ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज शॉपर को हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे पेज नॉलेज शॉपर को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। फेसबुक पे हमारा ग्रुप है जहाँ पर आप अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो उसको शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहाँ पे आप एजुकेशन को जो है वो अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ से सवाल करके दूसरे से मदद भी ले सकते हैं। तो जनाब ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस दुआ के साथ कि आप लोग का जो है वो जो भी आप लोगों की ज़िंदगी में एजुकेशन वगैरह चल रही हैं या आपका जो भी एक्टिविटी आपकी चल रही है उसमें आप कामयाब हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच एवरीवन, इट्स टाइम टू से बाय बाय।